आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। बीजेपी की सरकार बनने पर टीएमसी के मुस्लिम विधायकों को सड़क पर फेंक देंगे, शुभेंदु अधिकारी के बयान पर मचा बवाल। प्रियंका चतुर्वेदी ने सीएम फडणवीस पर कसा तंज, कहा कर्ज तले दबा महाराष्ट्र, कथनी और करनी में है फर्क। दिल्ली विधानसभा एलओपी आतिशी का आरोप, बोली बीजेपी का 2500 रुपए का वादा जुमला निकला। विधान परिषद में टकराव के बाद सीएम पर भड़की राबड़ी देवी, कहा नीतीश कुमार भंगेड़ी है। कांग्रेस का सरकार पर हमला, जीतू पटवारी ने कहा बजट बढ़ाकर कर्ज की सीमा बढ़ाना है। शहबाज सरकार का बड़ा आरोप, कहा बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक के पीछे है भारत। अब खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्हें सपने देखने की आदत है, उन्हें सपने देखने दें। क्या देश में इस तरह हिंदू मुस्लिम करना सही है? अगर भाजपा मुसलमानों से इतनी नफरत करती है तो उन्हें देश से सभी मुसलमानों को निकाल देना चाहिए और मुसलमानों को मतदाता सूची से हटा देना चाहिए। सिर्फ जय श्री राम करते हैं, ये अशिक्षित लोग हैं, ये माफिया हैं। तो उनको सपनों देखने दीजिए। देश का अंदर ऐसा हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ठीक होगा। तो इसी इतना मुस्लिम के लिए नफरत है बीजेपी को, तो सब मुस्लिम को निकाल दो ना देश से, हिम्मत है तो। इतना क्यों नफरत? और मुस्लिम वोटर लिस्ट से सब निकाल दो, सिर्फ हिंदू को लेकर वोट करो, उसका बाद क्या करेगा? इतना नफरत क्यों मुस्लिम को लिए? देश का लीडर है, ऐसा बोल नहीं सकता है। ये लोग का कोई कल्चर नहीं है, एडुकेशन नहीं है, सिर्फ जय श्री राम बोल के चलाता है। ऑल आर अनएडुकेटेड पीपल, ऑल आर माफिया। क्या बोलेगा उनको? देश का अंदर ऐसा करेंगे तो। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी आज जांच अधिकारी के सामने पेश हुए। आजमी मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के सामने मौजूद हुए। अबू आजमी के पीए ने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी। अजी साहब, आज आप बयान दर्ज कराने आए थे, कैमरा पार्टी नहीं, कोई बयान नहीं, आप लोग गलत नहीं है, हमारा कोई बयान दर्ज करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ केस ही नहीं है, कुछ नहीं है। ये पैसे की कोर्ट में गए थे जब यहाँ पे जो FIR हुआ कि भाई ये कुछ उल्टा सीधा करने ये लोग कहीं पुलिस भेज के अरेस्ट नहीं कर रही, इसलिए मैंने एंटीसिपेटरी बेल लिया। एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, उसमें है कि आप 3 दिन जाकर वहाँ साइन कर दो, बस दैट्स ऑल। नो स्टेटमेंट। अरेस्ट करने का तो प्रावधान नहीं था इसमें। नहीं, पता नहीं, कुछ दूसरा प्रावधान कहाँ चलता है देश में? कानून नाम कुछ नहीं। कल के ट्वीट को लेकर बड़ी बातचीत की जा रही है कि आपने बचने के लिए किया है या फिर छत्रपति संभाजी महाराज। ऐसा है ना कि ऐसा मैं डरता जरूर हूँ ना, जब बिना कुछ किए हुए जब केस हो जाता है तो फिर डरना ही पड़ता है ना। जब कहते हैं कि ये है आतंकवादी है, अभी कौन सा आतंक मैंने फैला दिया? ये कोई मतलब आप, और इतनी ज्यादा है वो हिटलरगिरी है कि मुझे पूरे सेशन के लिए सस्पेंड भी कर दिया ना। तो मैं डरते हुए हमारी सरकार इस तरह करेगी तो मुझे तो संभाल के चलना पड़ेगा। आपकी सदस्यता रद्द मैं सुनिए, मैंने कोई नई पहली बार ट्वीट नहीं किया है। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं राजनीति करता हूँ, इसी असेंबली के अंदर मैंने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या क्या बोला है, निकाल के देख लो क्या बोला है। मैंने ट्वीट पहली बार नहीं किया, डर करे। मैं डरता दुनिया में किसी से नहीं सिवाय अल्लाह के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बताया कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय संगठन जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। गृह मंत्री ने बताया कि इन संगठनों को उग्र और अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में शामिल पाया गया है, जो देश के एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करते हैं। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। कहा जब तक हमने उसको सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा नहीं, मीडिया के थ्रू हमने सुना है, और जब तक हम खुद नहीं देख लेते क्या है, उसको एग्जामिन नहीं कर लेते, उसके पहले मैं क्या बयान दूंगा आपको? महबूबा मुफ्ती जी क्या कहती हैं उन पे मैंने तो रिएक्ट नहीं करना। हम सरकार हैं, सरकार ने सोच के ही बोलना। वो कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि उनके पास अब बचा कुछ है नहीं, और सिर्फ वो अपनी सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रही हैं और अपनी पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वो कहें कि ऐसे ऊट पटांग बयान
बयान देने से वो सर्वाइव हो जाएगी पार्टी, द्वारा नहीं होगी। लोगों के मुद्दों से बात करनी पड़ेगी। रही जहां तक आप जो कह रहे हैं कि 2 आउटफिट जो कहीं बैन हुई है, जब तक हम खुद उसको देख लेते हैं, पढ़ नहीं लेते, हम कैसे आपको वहां रिएक्ट करेंगे। महाराष्ट्र की बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार वाली महायुति सरकार में आने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया गया है। सरकार ने चुनाव से पहले शुरू की जाने वाली लाडली बहन योजना के बजट में बड़ी कटौती की है। महायुति सरकार ने लाडली बहन स्कीम के बजट को 46,000 करोड़ से कम करके 36,000 करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष ने विधानसभा के बाहर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। जी ने बहुत सारी ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जहां पे उनके वर्ड्स और एक्शन मेल नहीं खाते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो सुर्खियां बटोरने के लिए काम करते हैं। मैं उम्मीद करती हूं महाराष्ट्र में जो जनता को वादा किया था, चाहे वो लड़की बहन हो, वो बजट में हमने देख लिया ना उनको 2100 रुपये मिल रहे हैं, ना बजट में प्रावधान किया है कि जो सारी महिलाएं हैं जिनको ये वेलफेयर स्कीम लागू हो रही थी कि उनको किसी तरीके का फ़ायदा होगा। और जो बजट है दिखा रहा है किस तरीके से महाराष्ट्र में डेट बर्डन बढ़ रहा है। इन चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे और उसकी तरफ लगातार काम करेंगे तो वो महाराष्ट्र के लिए भी और महाराष्ट्र के विकास के लिए भी अच्छा संकेत होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा नीति को लेकर संसद में हुए हंगामे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। केंद्र को राज्य की भावनाओं को समझना चाहिए और राज्य को केंद्र की जरूरतों को समझना चाहिए। हम राज्य की मांगों के साथ खड़े हैं। देखिए, जहां तक सवाल है शिक्षा का, बहुत से ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची में है। कल राज्यसभा में जिस तरह गुमराह किया शिक्षा मंत्री ने, वो पत्र पढ़ दिया जो पत्र पहले लिखा गया था, बाद में जो उसका जो सुधारात्मक पत्र आया था उसको नहीं पढ़ा। ये सदन को गुमराह करना हुआ ना। मेरा कहना है कि संवेदनशील विषय है, इसमें राज्य की भावनाएं भी केंद्र समझे और केंद्र की भी जरूरतों को राज्य समझे। हम राज्य की उस मांग के साथ जरूर खड़े हैं कि बातचीत होकर ही तय हो। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने 12 मार्च को दिल्ली की महिलाओं से 2500 रुपये की सहायता और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर सहित अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए। 2500 रुपये का वादा जुमला निकला। दिल्ली के महिलाओं को होली के दौरान फ्री सिलेंडर मिलना था। होली में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और दिल्ली की महिलाएं फ्री सिलेंडर का इंतजार कर रही हैं। पहले भाजपा वालों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को कई वादे किए। 8 मार्च तक 2500 रुपये का वादा तो जुमला साबित हो गया। अब होली तक दिल्ली की हर महिला को फ्री सिलेंडर एक मिलना था। होली में से 2 दिन बाकी हैं और दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनको फ्री सिलेंडर कब मिलेगा। आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली की महिलाएं खाली सिलेंडर लेके प्रोटेस्ट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, उनके झूठे वादों के विरोध में, उनके धोखे के विरोध में कि बस अब 2 दिन बचते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक फ्री सिलेंडर नहीं दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि वक्फ विधेयक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और इसके लिए अगर वे विरोध करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। ऐसे प्रदर्शनकारियों से बात करना और उनके मुद्दों को हल करना सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, देश में हर आदमी को, हर संगठन को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक हासिल है। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी हासिल है और निश्चित तौर से वक्फ का कानून सरकार मुसलमानों के खिलाफ बना रही है। वो वक्फ की जायदाद को हड़पना चाहती है। मस्जिद, दरगाहें, इन सब को सवालिया निशान लगाना चाहती है। इसलिए अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट है तो उनको यह हक हासिल है। किसानों ने इस देश के अंदर प्रोटेस्ट किया है, 2 साल तक लगातार करते रहे। कितने लोग मारे गए। तभी भारत सरकार के कानों में कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। 2 साल के बाद कानून को वापस लिया। सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई प्रोटेस्ट कहीं भी हो, वहां के लोगों से बात की जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। इसलिए अगर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो संविधान उनको ये हक देता है। देखिए, मैं नहीं कह सकता, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के एलाइज हैं
वही इस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को आगे आना चाहिए, इनको साथ देना चाहिए। अगर ये दोनों साथ देंगे तो वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हो सकता है। सारा विपक्ष एक साथ है, अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास नहीं हो सकता है। और ये कानून निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ पार्लियामेंट में पास कराना चाहती है। संबल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि हर थाने के एसएचओ और सभी मजिस्ट्रेट को हॉटस्पॉट पर गश्त करने के लिए कहा गया है। 3 स्तरीय सुरक्षा के लिए पहले की तरह पीएसी बटालियन तैनात की गई है। 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और नगर पालिका की मदद से हर त्योहारों के दौरान 100 से 150 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। एक बार ड्रोन से निगरानी की गई है और एक बार फिर की जाएगी। डीआईजी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। संवेदनशील स्थल हैं और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है और शोभा यात्रा है वो निकलेगी और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी। उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है और हमने कुल क्विक रेस्पॉन्स टीम QRT 27 का गठन किया है। कुल 6 जोन और 29 सेक्टर हमने बनाए हैं और प्रत्येक में मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। और दोनों समुदाय के लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है, हमने पूरी सुरक्षा दी है और सभी लोग समन्वय और सौहार्द बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, कितनी सिक्योरिटी दे रही है? वर्तमान में हमारे प्रत्येक थाने से थाना स्तर के ऊपर एक जो थानेदार हैं, हमारे SSI हैं, उनको हॉटस्पॉट के ऊपर भ्रमण करने के लिए कहा गया है। जो हमारे 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट को वहां भ्रमण करने के लिए कहा गया है। और हमारी जो PAC बटालियन है वर्तमान में, उन सभी को हमने पूर्व की तरह त्रिस्तरीय सुरक्षा में लगाते हुए सबको निर्देशित किया है कि प्रत्येक जो स्थान पर हमारी सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहे। वहीं आरजेडी विधायकों ने विधानसभा सत्र से वॉकआउट करते हुए आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार और सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी सहित बिहार के महिलाओं का अपमान किया है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बाद में कहा कि नीतीश कुमार भंगेड़ी हैं, भांग पीकर विधानसभा आते हैं, वह महिलाओं का अपमान करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। उन्हें देखना चाहिए कि जब हम सत्ता में थे तब हमने किस तरह का काम किया था। उनके आसपास के लोग जो कहते हैं वही वे बोलते हैं। और भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के पहला पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंगते रहती थी। यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से। बतावे कि 2005 से पहले कपड़ा कोई नहीं पहनता था, कोई काम नहीं हुआ है। हम तो बोला है कि फाइल उठा के पुराना देखिए, तुम क्या कर रहे हो? हम लोग क्या क्या काम किए हैं। बिहार के जनता नहीं जाना है कि क्या क्या हम लोग काम किए। महिलाओं के लिए, पिछड़े के लिए, सभी अति पिछड़ा के लिए, सबको लिए काम किए हैं। ये पैदा कहाँ हुआ है? 2005 से पैदा हुए हैं नीतीश कुमार। 2014 में 5 हुए प्रधानमंत्री। आप बताइए ना, इतना दिन लोग कहाँ था? ऊपर से टपक गया है 2005 में, 2014 में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। पहले कोई काम नहीं होता था। आप लोग भी जन्म कर्म लिए हैं, आपका माता पिता जन्म कर्म लिए, पूछिए अपना माता पिता से कि लंगटे लोग रहता था, बाजार हाट कोई नहीं निकलता था, नहीं जाता था, व्यापार कैसे होता था लोगों को? आप बताइए। जब न तब महिलाओं के सदन में हमको 2 बारी हो गया अपमानित करने। ऐसा मुख्यमंत्री होता है? ऐसा मुख्यमंत्री होता है बिहार के?
वही अंजुम आरा के बयान पर जेडीयू नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि दरभंगा मेयर का बयान पूरी तरह गलत है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नारा है कि पूरा बिहार मेरा परिवार। ऐसे में इस तरह का बयान बिल्कुल गलत है। सिर्फ मीडिया में छाने के लिए ऐसा बयान दिया गया है। ऐसे लोगों को तो पार्टी को निकाल देना चाहिए। नहीं, हम लोग उनके बयान से कोई रास्ता नहीं रखते हैं। गलत बयान है। इस तरह का बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान है। होली के दिन आप होली बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, सब गलत बयान है। प्रेम भाईचारा के साथ बिहार चलता है। सब लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर हमारे नेता का नारा है पूरा बिहार मेरा परिवार और न्याय के साथ विकास। तो किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ इस तरह का तो बिदंगड़ा देने वाला बयान है ना, सिर्फ मीडिया में चाहने के लिए कोई बयान वो गलत है। सब बयान से हम लोग तफरका नहीं रखते हैं। पार्टी के स्तर पर कार्रवाई ऐसे लोगों पर करना चाहिए। नहीं, जेडीयू की है कि नहीं है, कहाँ है, अब तो पता नहीं। ऐसे लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए। ऐसे लोगों को गलत बयान है। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने बीते मंगलवार को यह बयान दिया था कि 12:30 से दोपहर 2 बजे के बीच होली खेलने पर रोक लगाई जाए। जुमा के चलते उन्होंने यह बयान दिया था। अब उन्होंने माफी मांग ली है। आज उन्होंने खेद जताया है। अंजुम आरा ने कहा कि अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंचा हो तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और जो है सुबह से मेरे पास हर तरह के आदमी आ रहे हैं। मुझे कोई जो है बांग्लादेशी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है। तो मैं मीडिया कर्मी भाइयों से ही कहना चाहती हूँ कि अगर ठीक है आप मेरे बारे में जांच करा लीजिए। अगर कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिलता है तो मेरे पे जो सख्त कार्रवाई होती है वो आप करवाइए। अब भाजपा हमलेवार है या कोई पार्टी हमलेवार है तो उससे उनका सोच तो हम नहीं रोक सकते। उनको जो सोचना है वो सोचे। लेकिन मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो। इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। वही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अब स्थिति गंभीर हो गई है। बिहार में हर कोई हैरान है कि बिहार में सरकार कैसे चल रही है। बागडोर एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो अचेत अवस्था में है, जिसके हालत ठीक नहीं है। इस तरह का बयान कि हमने इसके पति को बनाया, उसके पति को बनाया, ठीक नहीं है। लालू जी ने कितने लोगों को बनाया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है। लालू जी और नीतीश कुमार के बीच कोई तुलना नहीं हो सकता है। वो तो महिलाओं पे गरमाएंगे ना। बताइए, आप देखिए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। हम तो अब क्या ही बोलें इस पर। हम तो कहेंगे कि भाई भगवान जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करे। अब हालत जो है गंभीर हो गया है। बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि सबको, हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि सरकार कैसे चल रही है। इस अवस्था में ये सरकार चलाना 14 करोड़ लोगों की जिंदगी और भविष्य का सवाल है। ऐसे आदमी के हाथ में कमान है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा और सोच भी रहे लोग। लेकिन इस तरह का बयान हमने इसके हस्बैंड को बनाया, उसके हस्बैंड को बनाया। अरे लालू जी ने तो कितने प्रधानमंत्री को बनाया। आपसे पहले तो कई बार वो एमएलए एमपी बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। कहाँ लालू जी पे जा रहे हो? कोई कंपैरिजन है लालू जी या नीतीश कुमार जी का? कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ना नीति है नीतीश कुमार जी के पास, ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है। सब कोई जाए भाड़ में अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही है नीतीश कुमार। लालू जी ने आज तक अपने विचारधाराओं से समझौता नहीं किया। सत्ता रहे या जाए, लेकिन जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। नीतीश कुमार जी कब पलट जाए, कब इधर हो जाए, कोई गारंटी ले सकता है क्या? तो इसलिए नीतीश कुमार जी का इस तरह का जो बयान आ रहा है, स्थिति नाजुक है। उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि ये जनता को समर्पित सर्वस्पर्शी बजट है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि हमने सरकार बनाते समय कहा था कि हमारी सरकार बजट को दोगुना करेगी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष का बजट 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का होगा।
उधर बजट पेश होने से पूर्व ही कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है। नहीं, बात यह है कि आज जब बजट पेश हो रहा है तब सरकार 5,000 करोड़ रुपया ऋण ले रही है। बजट बढ़ा के बताना इसलिए कि हमारी ऋण लेने की सीमा बढ़ जाए। फिर बजट का जो हितग्राही है, आदिवासी है, दलित है, छात्र हैं, किसान हैं, उनकी कृषि विभाग का बजट ही जितना बजट में प्रोविजन करते हैं उसका 20-30% खर्च करते हैं। सिर्फ वो योजनाएं बनाते हैं जिससे करप्शन होता है। तो बजट का सार, बजट की संख्या बढ़ाना राशि में, कर्ज लेने के अपेक्षा के लिए, कर्ज उससे ज्यादा ले सकती है सरकार, उसकी योजना बनाने का नाम है बजट। करप्शन अद्भुत अकल्पनीय करना, इसका पुराना इतिहास है। एक साल में मोहन यादव जी का चेहरा, उनकी सरकार का चेहरा हेवी करप्ट हुआ है। बजट का दुरुपयोग क्या होता है वो जनसंपर्क विभाग का पूरा खर्चा अगर निकालेंगे तो पता चल जाएगा। विज्ञापन और इवेंट का बजट कैसे बनता है वो ये दिखाता है। मोहन यादव जी को पहले मुख्यमंत्री है जिसमें चीफ सेक्रेटरी मना कर देते हैं कि ये योजना नहीं हो सकती है। मतलब उनका क्या बोलना है ये भी सरकार का दायित्व के, उनके खुद के दायित्व के विपरीत बोलते हैं। तो ये वस्तु स्थिति है। आशा है किसानों का ऋण, किसानों के लिए 3100 का धान करे, आशा है 2700 गेहूं के करे, 3000 बहनों का करे, प्रोविजन रखना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगलवार को बलूच विद्रोहियों ने एक ट्रेन को अगवा कर लिया जिसमें 500 से ज्यादा यात्री सवार थे। इस आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राना सनाउल्लाह ने ट्रेन हाईजैक को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले बलूच विद्रोहियों ने सामान्य नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया गया, जबकि पाकिस्तानी सेना के जवानों, खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ट्रेन को पटरी से उतारने का दावा किया। बलूच विद्रोहियों ने 214 यात्रियों को बंधक बनाने का भी दावा किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राना सनाउल्लाह ने बलूचिस्तान ट्रेन अपहरण कांड को लेकर भारत पर निराधार आरोप लगाए हैं। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर से भारत इन हमलों को संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब इंडिया कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद बलूच विद्रोहियों को अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाना मिल जाता है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दी इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।